Students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Communication Skills or Technical English of BCA first semester, and today we will discuss topic Government Correspondence, and today this is third lecture. Okay, गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो पढ़ा था, ठीक है, जो हम लोगों ने इसके चैप्टर जो पढ़ा था वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस था। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ किस तरह से वर्क होता है, कैसे लेटर का मतलब एक्सचेंज होता है, कैसे लेटर इशू होते हैं, कैसे वर्क होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस पेपर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The letters written between different offices and department of government, autonomous bodies and government or semi-government are called official or government correspondence। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में जान लें। तो जो भी अलग अलग ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, या जो ऑटोनमस बॉडीज मतलब खुद एक अपना उनका सारा मैनेजमेंट है, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्योर गवर्नमेंट नहीं होते हैं बट गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग मतलब उनके अंदर वो वर्क करते हैं। तो ये जितने भी ऑफिशियली जो वर्क करते हैं, जो लेटर का अलग मतलब उनका इशू जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। दीज लेटर्स ऑल्सो इंक्लूड लेटर्स रिटन बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि दो गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए कि दो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हैं, ठीक है, तो उस दोनों गवर्नमेंट के बीच में भी लेटर इशू हो सकते हैं। ठीक है, जो इंटर गवर्नमेंट हम लोग कर सकते हैं, फ्रॉम वन स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइस वर्सा। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्र जो हो गया, जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया कंट्रोल होता है, ठीक है, इस तरीके से। दीज लेटर्स आर रिटन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटेटिव ऑफिसर और अथॉरिटी इन जो ऑफिशियल कैपेसिटी एंड फॉर यूज ऑफ द ऑफिस। और ये लेटर कौन लिखता है? जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, जो उनके जिनका अपना ऑथराइज्ड जो कैपेसिटी है, जो जिनको पावर है लिखने का, जो ऑफिस को मतलब लेटर लिखेंगे, वो सारे इस लेटर को इशू करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लेटर्स एज दे आर नॉट फ्रेंडली एंड शुड हैव ए डायरेक्ट स्टाइल ऑफ एड्रेसिंग। और ये बिजनेस लेटर की तरह नहीं होता है, ये मतलब इतना फ्रेंडली, और ये ऐसा नहीं कि ये सीधा डायरेक्ट एक एड्रेसिंग लिखते हैं, मतलब ऑर्डर के एक तरह से डायरेक्ट स्टाइल होता है इनके लिखने का। द ऑफिशियल लेटर्स डिमांड्स स्पेशल केयर ऑफ डिग्निटी एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और ऑफिसर राइटिंग द लेटर। और ऑफिशियल लेटर जो होता है वो उसमें डिग्निटी मतलब वो कितने लेवल, बड़े लेवल का ऑफिसर है, उनका डिजिग्नेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और वो लेटर किस तरह से राइट कर रहे हैं ऑफिसर्स को। तो ये गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो इसमें अंदर में बहुत कई सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक है नोटिंग, ठीक है। द मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर डिफाइंस ए नोट। जो उस गवर्नमेंट के ऑफिस के जो प्रोसीड्योर है उसको एक तरह से नोट के रूप में, मैनुअली जो वर्क होता है उसको बोलते हैं नोट। द रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फैसिलिटेट इज डिस्पोजल एंड इट इंक्लूड्स ए प्रेसेस ऑफ प्रीवियस पेपर, a statement or analysis of the question requiring decision suggestion regarding the course of action and final order passed thereon। मतलब जो भी इससे पहले वर्क हुए रहते हैं, जो भी रिकॉर्डेड हुआ था स्टेटमेंट, पहले से अगर डिसीजन लिया गया है, उसका सजेशन दिया गया है या कुछ एक्शन लिया गया है, तो वो जो ऑलरेडी पहले से फाइनल ऑर्डर पास हुए रहते हैं, उस पर जो एक्चुअली उस पर क्या आगे फिर कार्रवाई होना है, उस पर नोटिंग जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग नोटिंग, ठीक है। ए नोट कंटेन्स फैक्ट एंड फिगर्स। नोट है क्या, जो एक्चुअली उसमें जो भी फैक्ट, जो भी वर्क हो रहा है, या जो रूल है, लॉ प्रोसीड्योर है, या जो वर्क होते हैं अलग डिपार्टमेंट में जो जाएंगे, जिसके थ्रू कंसल्ट किया जाएगा, उसमें जो वर्क होंगे, जो प्रोसेस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड नोट। इट हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन टेकिंग ए डिसीजन। और उसी नोट के आधार डिपेंड करता है कि जो ऑथराइज जो पर्सन होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। इट शुड नॉर्मली कंप्राइज ए ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस। अब इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, कोई अगर कंडीशन है, जो केस है, उस पर एक्चुअली एक नॉर्मली एक ब्रीफ मतलब उस पर एक पूरा कि उस पर क्या, उस पर सारे लोगों ने क्या क्या लिखा, क्या उस पर नोटिंग किया, क्या उस पर डिसीजन लिया गया, ठीक है, या कुछ इश्यू अगर आए तो उसके बारे में भी वहाँ पर लिखा रहेगा। कुछ सजेशंस आए जिसके थ्रू उस पर वर्क होना है, जिस पर आगे डिसीजन लेना है, ये सारे नोटिंग पर लिखे रहेंगे। The name, designation and telephone number of the officer signing a note should invariably be typed or stamped with a rubber stamp below the signature which should be dated।
और जहाँ वो लिखा रहेगा वहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन या टेलीफोन नंबर भी हो सकता है। जो ऑफिसर वहाँ साइन किया रहेगा उसका अपना स्टाम्प भी वहाँ लगा होगा, रबर स्टाम्प, ये सारा वहाँ पर मेंशन किया रहेगा। इन रिकॉर्डिंग द डेट द मंथ एंड द ईयर शुड ऑल्सो भी इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द डेट। कभी कभी उस जहाँ रिकॉर्डिंग रहता है सारा नोटिंग, तो वहाँ पर ईयर के साथ साथ डेट भी वहाँ पर मेंशन रहता है और मंथ भी मेंशन रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई रिकॉर्ड ए नोट, मतलब जो नोटिंग यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा, इसको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूस अफेयर। देखिए होता क्या है कि सरकार का जो वर्क होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। द ऑफिसर्स मेक कमेंट को, जो ऑफिसर्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, आते जाते हैं इन द सेंस कि नया ऑफिसर आ गया फिर पुराने चले जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। बट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू रिमेन अन यूनिफॉर्म इन ए गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेज। मतलब क्या होता है कि जो ऑफिस है, जो वहाँ का गवर्नमेंट का जो उनका जो पॉलिसी है वो चलता रहता है और एक फॉर्मेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिसर आए तो कुछ नया रूल लागू कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक रूल अपना चलता रहता है, ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि सब का रिकॉर्ड रीजन के हिसाब से, हर एक एक्शन के हिसाब से वहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया जाए मेंशन किया जाए। क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि इसका कुछ अगर प्रॉब्लम होते हैं या उस पर कुछ डिसीजन लेना होता है या कुछ उसका अगर आइडेंटिफिकेशन करना होता है, किसने इसको ऑर्डर किया, किसने इसको आगे बढ़ाया या कौन ऑफिसर ने क्या लिखा, ये सारी चीज़ें उस नोट्स में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो चूँकि ये तो गवर्नमेंट कंटिन्यू सालों साल चलते हैं और चूँकि गवर्नमेंट भले कोई भी आए जाए, कोई भी ऑफिसर आए जाए, लेकिन प्रोसेस जो है वो एज इट इज़ वैसे ही रहता है और इसलिए नोटिंग रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द नोट ऑल्सो प्रोवाइड ए वेरी यूजफुल गाइड टू द ऑफिसर्स। और उस नोटिंग के आधार पर ऑफिसर्स को गाइड भी मिलता है कि पहले के लोगों ने क्या काम किया, फिर उसके आधार पर डिसीजन क्या क्या लेना चाहिए, उसमें उन लोगों का क्या सोच था। मान लीजिए कोई डिसीजन में अगर लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो उसके आधार फिर आगे भी डिसीजन लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने से ये नोटिंग में बेनिफिट होता है और आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसको आपको, रूटीन लेटर। These letters are used generally in the communications in government or semi-government offices that are have different layout, style, language। अब देखिए एक रूटीन लेटर मतलब कुछ कम्युनिकेशन, जैसे गवर्नमेंट या जो भी सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो एक जनरली मतलब एक रूटीन वर्क होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होना है सारे ऑफिसर्स के बीच में या जो वहाँ के एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको हम लोग रूटीन लेटर कर सकते हैं। उसका एक अपना लेआउट होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है, एक लैंग्वेज होता है। क्या क्या उसमें देखिए होता है, पहला तो हेडिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है, द रूटीन लेटर डो नॉट हैव अट्रैक्टिवली प्रिंटेड लेटर हेड बट आर रिटन ऑन प्लेन पेपर। ये जो रूटीन लेटर में क्या होगा, हेडिंग ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव जरूरी है या लेटर हेड में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, सिंपल प्लेन पेपर पर भी वो लिखा जा सकता है। इसमें हम लोग जो रूटीन लेटर लिखते हैं उसमें फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, किसको जाना है, ऑफिशियल डेजिग्नेशन, नेम, एड्रेस सारे होना चाहिए, मतलब लेटर के टॉप में होना चाहिए। ये हेडिंग पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है रेफरेंस नंबर एंड डेट। इस लेटर में किस लेटर के जो रेफरेंस नंबर, मतलब किसके अकॉर्डिंग या बिजनेस लेटर है या ऑफिशियली लेटर है, उसका पूरा लेंथ वो सारा वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, किसको ये जाएगा, तो टू जिसको जाना है उसका नाम, ठीक है, सेंडर नेम जो भेजने वाले का नाम, एड्रेस सारा वहाँ मेंशन होना चाहिए। सॉल्यूशन एंड सब्जेक्ट, और यहाँ पर लेटर में जैसे सर या मैडम, ठीक है, डियर सर और मैडम, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली मतलब उसको भेजने से पहले ये सारा एक रूटीन लेटर में मेंशन होना चाहिए ताकि एक उसका एक अलग उसका स्टाइल हो, एक देखने में लेआउट उसका ढंग का हो। नेक्स्ट जो इसका है बॉडी ऑफ लेटर। फिर जो रूटीन लेटर में जो लिखा होगा वो सारा कन्वीनियंट होना चाहिए, सुटेबल पैराग्राफ होना चाहिए, सीरियल नंबर के थ्रू होना चाहिए। और जैसे देखिए रिटर्न वर्ड हमने लिखा आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, और विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, डेट नंबर, ये कंटिन्यूशन बहुत सारे, या आई एम डायरेक्टेड, इस तरह से वहाँ सारा मेंशन रहे ताकि उसको मतलब रूटीन लेटर में इस तरह से सारा मेंशन किया जाए। हाँ, इसमें देखिए लिखा हमने द क्लोजिंग सेंटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, मतलब बिजनेस लेटर से ये डिफरेंट होगा, यहाँ सेल्स पॉइंट वगैरह इस तरह रूटीन लेटर में नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट जो है सब्सक्रिप्शन और कम्प्लीमेंट्री क्लोज। और फाइनली जब आप लेटर कंप्लीट लिखने के बाद लास्ट में योर्स फेथफुली जैसे लिखते हैं हम लोग, वहाँ पर नीचे फिर सिग्नेचर डालें, फिर अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन सारा लेके, ताकि एक तरीका लगे कि कौन किसने ये रूटीन लेटर लिखा है। तो इस तरीके से 5 अलग अलग पार्ट में ये रूटीन लेटर आपका हम लोग इसको इस लेआउट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें डेमी ऑफिशियल लेटर्स मेमोरेंडम, ठीक है। ये देखिए ये इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को,
इसको हम लोग डीओ भी शॉर्ट में बोलते हैं। और एक्चुअली ये पर्सनल कम ऑफिशियल लेटर है, और एक्चुअली पर्सनल ऑफिशियल कैपेसिटी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसको लिखते हैं। एंड पर्सनल नेम विथ ऑफिशियल डेजिग्नेशन, ऑफिसर का अपना डेजिग्नेशन होता है, फिर जिस दूसरे ऑफिसर को लिखते हैं उनका नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं, ठीक है। और ये जनरली पर्सनल लेटर जैसे अपना हेड लेटर हेड होता है उसमें ये नाम और डेजिग्नेशन के साथ में लिखेंगे, और जिसको भेजेंगे वहाँ भी उनका भी जो है उनका क्या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में वो कॉरेस्पोंडेंट एंड सेंडर के रूप में लिखेंगे, ताकि मालूम चलेगा कि किनके द्वारा आया और किनको जा रहा है। कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव है जो डेमी ऑफिशियल लेटर में मेंशन होता है। देखिए पहला पार्ट है दे आर रिटेन टू गेट द इन्फॉर्मेशन और थिंग्स डन एट द अर्लीस्ट, मतलब इस लेटर में क्या होगा, पहले जो क्या वर्क हुआ उस पर इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, और उसमें लिखा रहता कि पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग जो है हुआ है। दे आर रिटेन टू इन्वॉल्व द पर्सन अटेंशन और कॉरस्पॉन्डेंट बाई इग्नोरिंग द यूजुअल लेंथी ऑफिस प्रोसीड्योर। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस करना है कि लेंदी मतलब ऑफिस प्रोसीड्योर ना हो, और उस पर भी ये ध्यान रखना है, उस हिसाब से भी ये इसको लिखना है। दे आर रिटेन टू कीप द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, और इसको ऐसा लिखना है कि इसका इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी हो, मतलब हर एक चीज़ ओपन ना हो जाए। फिर देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द बेसिक एसेंशियल ऑफ ड्राफ्टिंग डीओ लेटर्स आर एज फॉलोइंग, मतलब डीओ लेटर लिखने के टाइम, ड्राफ्टिंग के टाइम में कुछ एसेंशियल वर्क है जिसको हम लोग को फॉलो करना है। 6 अलग अलग पार्ट है। डेमी ऑफिशियल लेटर्स आर जनरली रिटन और टाइप्ड ऑन प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड, खास करके अपना लेटर हेड में होना चाहिए, नाम, उसका डेजिग्नेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस, ये सारा मेंशन होना चाहिए। इन दिस लेटर रेफरेंस नंबर एंड डेट आर रिटन एज यूजुअल, उसमें लेटर में नंबर एक होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए। फिर स्टार्टिंग जो लेटर है डीओ का उसमें डियर मिस्टर या माय डियर श्री इस तरह से इन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फिर दे आर रिटन इन पर्सन यूजिंग आई इंस्टेड ऑफ वी, मतलब वहाँ पर आई यूज करना चाहिए, वो सिंगल पर्सन वो लिख रहा है, तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए मिनिमम वे में, ताकि वो अपना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। द जनरल और यूजुअल वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन डीओ लेटर इज रिटन एज योर सिंसियरली, लास्ट में फिर जो फाइनली जो डीओ लेटर में होगा योर सिंसियरली, और कंप्लीट लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में अपना पर्सनल नाम लिखना चाहिए। इन दी लेटर्स द नेम एंड लेटर ऑफ द एड्रेसी इज रिटन एट द एंड ऑन लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर लेटर टुगेदर विथ हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन, और लेटर में एड्रेसी का मतलब जिसको भेजना है लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में लिखें, ताकि किसको भेजना है उसका डेजिग्नेशन और पूरा नाम के साथ वहाँ मेंशन होना चाहिए। तो ये एक बेसिक एसेंशियल है जहाँ डीओ लेटर को हम लोग ड्राफ्टिंग इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको उसमें सर्कुलर। In an office, whenever any information or matter is to be communicated to a large number of persons or offices, members or branches of the same organization, then they are done through circular. सर्कुलर क्या है, देखिए जब एक ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ वर्क करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी काफ़ी ऑफिसेज हैं जहाँ कई सारे मेंबर्स होते हैं, या ब्रांच एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग जब ब्रांच है तो ये सर्कुलर वहाँ जारी किए जाते हैं। तो ये जो है एक लेटर का फॉर्म होता है जो सारे ऑफिस के लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए ये एक जारी कर दिया जाता है। उसी सर्कुलर को सारे ऑफिसेज मानते हैं और उसको मानना होता है। दे आर इन ए फॉर्म ऑफ लेटर, ठीक है। दे आर ड्राफ्टेड इन सच ए वे दैट द इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टैंडेबल, रीजनेबल एंड यूजफुल टू ऑल द कंसर्न पर्सन और ऑफिसेज। और उस तरह से ड्राफ्टिंग ये किया रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो एक सब लोग समझ पाएँ, रीजनेबल हो, सबको समझ में आ जाए, और सभी के लिए, सारे पर्सन्स और ऑफिसर्स के लिए यूजफुल हो, फ़ायदेमंद हो। सो सर्कुलर आर ड्राफ्टेड केयरफुली सो दैट इट कवर्स अप ऑल इन्फॉर्मेशन एंड शुड बी करेक्टली रिटेन और टाइप्ड। तो ध्यान रखना है कि सर्कुलर जो ऐसा ड्राफ्टिंग हो ध्यान से, ताकि क्लियर लिखा रहे, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहे। सर्कुलर शुड बी रिटेन इन थर्ड पर्सन एंड शुड बी प्रिंटेड और साइक्लो स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कवरेज ऑफ द कंटेंट और मैटर। और सर्कुलर तीसरे के द्वारा लिखा रहे और एक पूरा तरीके से लिखा रहे, पूरा मैटर जो है कंटेंट वहाँ पर कवर हो, ठीक है। और ये सर्कुलर लेटर के रूप में वहाँ पर नेम और एड्रेस ही किसको भेजना है, मतलब इस तरह से स्पेसिफिक लिखना जरूरी नहीं है, बट एक जनरल में ये लिखा रहता है कि किसने इसको जारी किया, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। इन सर्कुलेटेड लेटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी मे नॉट बी रिटेन स्पेसिफिकली। एक सेकेंड, ठीक है।
तो ये सर्कुलर लेटर में नेम और एड्रेस जो है जारी, वहाँ पर एड्रेस ही जो है वहाँ पर लिखा होना चाहिए, ताकि किसने इसको जारी किया ये क्लियर यहाँ पर हो। ठीक है। सर्कुलर्स आर जनरली referred for internal use of one particular organization or department or branch, but circular letters refers to persons outside organization. सर्कुलर जो है जनरली एक डिपार्टमेंट या ब्रांच के अंदर में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इसको यूज किया जाता है, और इसको बाहर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इसको ज़रूरत सर्कुलर को यूज करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जनरली ये डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंटरनल यूज के लिए एक्चुअली इसको यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसमें आपको, टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स आर ए क्विक वे टू डिलीवर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ए रिसिपेंट। टेलीग्राम आप सुनते होंगे पहले के ज़माने में, और अभी भी कई जगह यूज होते हैं। तुरंत अगर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पहुंचाना हो तो टेलीग्राम बहुत अच्छा जरिया था, और अभी भी है कई जगह में। ठीक है। बिफोर द डेज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन मैसेंजर्स, टेक्सटिंग एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन, देयर वाज ए मच मोर मेथडिकल प्रोसेस फॉर रिलेइंग ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप पिक्चर वगैरह में देखते हैं, चूँकि आजकल तो चूँकि अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, ऑनलाइन मैसेंजर का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, तो इसके तो टेलीग्राम यूज हम लोग कम कर रहे हैं। बट आज से जब ये सब नहीं था, उस वक्त टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा यूज होता था, और एक पर्सन से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ए टेलीग्राम इज ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड कंसाइली। जल्दी से, और इन्फॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, पहुंचाना हो, तो बहुत आसान और बहुत ये टेक्निकली बहुत इम्पॉर्टेंट था, और लोग इसको कम्युनिकेट करते थे। 1800 में देखिए इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है। और तब से ये कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज को भेजने के लिए ये बहुत अच्छा ये टेक्निक था। टेलीग्राम्स आर मैसेज सेंड वाया टेलीग्राफ, और ये किसके थ्रू जाता था सारा, एक वायर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। ठीक है। जनरली टेलीग्राम्स जो है एक पार्टी तार के थ्रू माने वायर के थ्रू, और टेलीग्राफ ऑपरेटर जो होता था वो उसके थ्रू हैंड रिटन और वो जाता था, और जो रिसिपेंट टेलीग्राफ एड्रेस के थ्रू वहाँ डिलीवर हो जाता था, और या जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होता था टेलीग्राम डिलीवरी के लिए, वहाँ ये रजिस्टर जाके सेंड किया जाता था। The technology has long been surpassed by speedier method for communication, but it is still in use on some part of the world. हालांकि अब टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड हो गया है कम्युनिकेशन के रूप में, तो फिर भी अभी भी वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसा कोना है अभी भी जहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टेलीग्राम्स वेयर मोस्ट नोटेबली यूज थ्रू आउट हिस्ट्री टू कन्वे अर्जेंट एंड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। खास करके आज से 20-30 साल पहले बहुत अर्जेंट और जब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजना होता था, खास करके जैसे लड़ाई में युद्ध चलता था जब दो देशों के बीच में, तो जो वहाँ पर सर्विसमैन या जो पुलिस की जब बैटल में मतलब मारे जाते थे तो उनके घर में खबर देना था तो टेलीग्राम जाता था, या कोई बेबीज़ अगर बर्थ हो रहा था, खुशी अगर होता था तो उसके लिए भी लोग टेलीग्राम भेजते थे। वट एवर द रीजन, टेलीग्राम्स वेर जनरली यूज्ड व्हेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड क्विकली। जो भी कारण रहा हो, बट टेलीग्राम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत आसान और बहुत ज़रूरत वाला ये एक प्रोसेस था। टाइप्स ऑफ टेलीग्राम्स, अब देखिए अलग अलग तरह के टेलीग्राम्स होते थे। डिस्पाइट द इमरजेंस ऑफ मोर मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीग्राम्स स्टिल हैव ए प्लेस इन कम्युनिकेशंस, स्पेशली ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट। तो यहाँ पर कुछ हालांकि आज के डेट में कम्युनिकेशन का बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, बट टेलीग्राम अभी भी कई जगह कम्युनिकेशन का पार्ट है, और ख़ास करके लॉन्ग डिस्टेंस में भी पार्ट है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं जो इसका अलग अलग टेक्निक के थ्रू टेलीग्राम्स आते हैं। जैसे पहला पार्ट है हैंड डिलीवर्ड। ठीक है। तो टेलीग्राम कंपनी या सर्विस के थ्रू कंपनी एक मैसेज ड्राफ्ट करती है और हैंड डिलीवरी मतलब कुछ दिन के बाद उसको पहुंचा दिया जाता है। जनरली द फास्टर द डिलीवरी द हायर द कॉस्ट, हालांकि वो डिलीवरी जो होता है कॉस्टिंग होता है काफ़ी। टेलीग्राम कंपनी यूजुअली वर्क टू लोकेट द रिसिपेंट थ्रू देयर ओन मेथड, अपने तरीक़े से उसका लोकेशन ढूंढती है टेलीग्राम कंपनी, जो कि आइडेंटिफाई करती है पाने वाले को जिसको मैसेज भेजा जाता है, और फिर उसके जो कंटेंट होता है टेलीग्राम का वो कंपनी जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सेंड करती, भेजती है, देती है, प्रोवाइड करती है। तो पहला पार्ट था हैंड डिलीवर्ड। सेकेंड, इंटरनेशनल टेलीग्राम्स वर्क बाय सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम वन टेलीग्राम सर्विस टू एन एग्जिस्टिंग टेलीग्राम सर्विस इन द डेजिग्नेटेड फॉरेन कंट्री। खास करके एक देश से दूसरे देश में अगर एक टेलीग्राम सर्विस दूसरे टेलीग्राम सर्विस को अगर कुछ मैसेज सेंड करना है तो वो इंटरनेशनल के रूप में भी इस तरह से मैसेज भेजे जाते हैं। फ्रॉम देयर द टेलीग्राम विल बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट ऑफिस पॉलिसी। और दो
मतलब चूँकि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में दूसरे देश के जो सेंड करते हैं मैसेज, तो उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये डिलीवर्ड किया जाता है इंटरनेशनल खास के। थर्ड है फ़ोन इन, rather have our telegram read to our recipient over the phone. Luckily that's an option within the phone in telegram. The telegram company will try repeatedly to reach our intended recipient to deliver our telegram message. फ़ोन के द्वारा भी कहीं कहीं आजकल ये है जो टेलीग्राम के मैसेज के थ्रू मैसेज भेजा जाता है। टेलीग्राम कंपनी क्या करती है, रिपीटेडली इसको डिलीवर करती है टेलीग्राम मैसेज को, जब तक उसको रिसिपेंट वो पा नहीं लेता है तब तक उसको कॉल करते रहती है। फोर्थ है पोस्टल डिलीवर्ड। पोस्टल टेलीग्राम आर लॉट्स लाइक सेंडिंग ए लेटर थ्रू ट्रेडिशनल मेल चैनल। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू आज भी देखिए हम लोगों ने चिट्ठी और बहुत सारे लेटर भेजते हैं, तो ये भी एक तरीका है, गुड मेथड टू यूज व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टाइम सेंसिटिव एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर टेलीग्राम यूजर। ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचाना है, तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा और बहुत सस्ता ये टेलीग्राम यूजर्स के लिए ये उपाय है जो पोस्टल डिलीवरी हम लोग के थ्रू करते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर में, न्यूज़ लेटर्स। ए न्यूज़ लेटर इज़ ए टूल यूज्ड बाय बिजनेसेस and organizations to share relevant and valuable information with their network of customers, prospect and subscriber। देखिए न्यूज़लेटर आज के डेट में बिजनेस या किसी भी संस्था के लिए, खासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया है। उसके थ्रू जो भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी उसके सब्सक्राइबर हैं, अगर उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो न्यूज़लेटर एक बहुत बढ़िया जरिया है। न्यूज़लेटर्स गिव अस डायरेक्ट एक्सेस टू आवर ऑडियंस इनबॉक्स। न्यूज़लेटर के थ्रू क्या होगा, हमारा जो ऑडियंस इनबॉक्स है डायरेक्ट वहाँ मैसेज चला जाएगा, और इसके थ्रू क्या होगा, जो भी इन कंटेंट है उसको शेयर कर सकते हैं, या अगर प्रमोशन करना है सेल्स का बिजनेस के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट या कुछ अगर वहाँ आपको शो करना है तो भी कर सकते हैं। Additionally, email campaigns are also easy to measure, which means we can track our progress and make meaningful adjustments that lead to more wins। और आजकल ईमेल कैंपेन भी चलाया जाता है जिसके थ्रू ये हम लोग जान पाते हैं कि कितना प्रोग्रेस हमारा है, या कुछ अगर एडजस्टमेंट करना है या कुछ अपने एक पॉलिसी अगर उसके बारे में जानना है तो न्यूज़लेटर के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं। न्यूज़लेटर्स आर ए कॉर्नर स्टोर ऑफ एनी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आज के डेट में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि न्यूज़लेटर के थ्रू बहुत कुछ हम लोग किसी को अगर शेयर करना चाहते हैं बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आसान तरीका है ये करने का। Enterprises and small businesses alike can gain extremely valuable benefits from developing a monthly newsletter। अगर आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं या कंपनीज़ हैं तो वो लोग चाहते हैं कि एक मंथली न्यूज़लेटर निकाला जाए ताकि उससे एक बेनिफिट मिले, लोगों को एक आइडिया लगे कि हाँ उसका क्या रिजल्ट्स हैं, या उसके थ्रू क्या जिसको एक्चुअली वो देना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनसे एक फीडबैक मिले, तो न्यूज़लेटर के थ्रू ये सारे रिसिपेंट के थ्रू हम लोग इसको पहुंचा सकते हैं। 3 पिलर्स ऑफ ए ग्रेट न्यूज़लेटर्स। अभी जो न्यूज़लेटर्स को चूँकि लोगों तक पहुँचाने के लिए 3 पिलर हैं, 3 एक प्रोसेस है, डिज़ाइन, कंटेंट एंड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए एवरी ग्रेट न्यूज़लेटर स्टार्ट विद डिज़ाइन। तो जो भी न्यूज़लेटर अगर आप देना चाहते हैं तो उसको डिज़ाइनिंग तो सही तरीक़े से करें, विदाउट ए स्लीक रिस्पॉन्सिबिल डिज़ाइन स्ट्रेटजी, उसका डिज़ाइन बढ़िया बनाएं। इट्स ओंट मैटर हाउ ग्रेट एंड कंपेलिंग द कंटेंट इज, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना बड़ा और कैसा कंटेंट है। Our newsletter should be easy to navigate and have clear calls to action that drive readers back to our website where they can engage with our conversion landing page। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है जो कंटेंट हो या जो उसके वैल्यू हो वो ध्यान रखना है कि न्यूज़लेटर कितना क्लियर, सारे जो रीडर्स हैं वो आराम से उसको पढ़ के वेबसाइट के थ्रू वो उसको समझ पा रहे हैं और उसके थ्रू वो सारी चीज़ें को कैच कर पा रहे हैं। की एलिमेंट्स ऑफ एन आई कैचिंग न्यूज़लेटर। तो जो न्यूज़लेटर का एक आई कैचिंग मतलब जो नज़र पर लगे, जो अचानक देखने से एक तुरंत मतलब एक माइंड में सेट कर जाए और लगे कि हाँ मतलब लोगों को तुरंत समझ में आ जाए, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हेडर्स, तो ध्यान देना है कि जो ग्लॉसी पेज मैगजीन का होना चाहिए, न्यूज़लेटर एक मैथड होना चाहिए ताकि एक एकदम क्लियर रिफ्लेक्ट करे ब्रांड, उसका इनकरेज, ताकि ऑडियंस को पढ़ने में सुविधा हो। लोगोज़, हर एक लोगो ऊपर में होना चाहिए, कलरफुल लोगो होना चाहिए ताकि लगे कि उसको जो भी रीडर्स हो वो लगे कि हाँ मतलब ये जो भी इसका कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है और एक ब्रांड उसका है, और जो भी इस न्यूज़लेटर को जारी किया है मतलब एक ऑथेंटिक है। इमेजरी,
ब्रांड के आधार पर न्यूज़लेटर का एक अपना फ़ोटोज़ होना चाहिए, उसके कई सारे इलस्ट्रेशन होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स होना चाहिए, अलग अलग उसके फीचर्स होना चाहिए, ये सारे चीज़, ताकि पढ़ने वाले को एक आई कैचिंग मतलब उनको लगे। कंटेंट लेआउट, और जो उसमें हेडर्स हो या सब हेडिंग हो, उसका एक पूरा न्यूज़लेटर का एक लेआउट भी सही हो, ताकि पढ़ के उसको कंटेंट समझ में आ जाए, एक नज़र में देखने से क्लियर हो जाए। Personalized content, when possible, include personalization elements such as addressing the newsletter to each subscriber by name। और जो भी उस कंपनी के सब्सक्राइबर है या ईमेल के सब्सक्राइबर है या जो भी न्यूज़लेटर जहाँ इशू किया गया उसके जो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो रीडर हैं, वो उनका एक खुद का मतलब पर्सनलाइजेशन एलिमेंट हो, ताकि सारे लोग उसमें कनेक्ट हों। एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, कि सारे कस्टमर से एक कनेक्टिविटी हो, ताकि अगर पॉसिबल है तो, ताकि सारा के लोग के पास में ये मैसेज और ये जो है न्यूज़लेटर चले जाए। द कंटेंट विद इन आवर न्यूज़लेटर शुड बी हाईली रिलेवेंट टू आवर ऑडियंस एंड शुड बी प्रोवाइड इमीडिएट वैल्यू। जो भी न्यूज़लेटर हो उसमें कंटेंट हो एक ऑडियंस के लिए आसान हो, और मतलब उसका इमीडिएट वैल्यू लगे कि हाँ इसका तुरंत फ़ायदा है। दैट मीन्स द कंटेंट नीड्स टू हेल्प आवर रीडर इन सम वे, वेदर्स दैट बाई कीपिंग देम इन्फॉर्म्ड ऑन द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड एंड न्यूज़, और बाई प्रोवाइडिंग टिप्स एंड इंसाइट ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। इसका मतलब ये है कि ये पढ़ने से रीडर को समझ में आएगा कि इसका तुरंत इंडस्ट्री के थ्रू जो भी न्यूज़ दिया जा रहा है या जो भी उसके अंदर टिप्स दिए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, मतलब तुरंत वो प्रभावी है, इफेक्टिव हो, मतलब इसका फ़ायदा हम लोग तुरंत उठा सकते हैं। तो इस तरीके से जो रीडर्स होंगे वो मतलब वो एक उनको ये लगेगा कि हाँ विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, और या बिजनेस के थ्रू या गवर्नमेंट के, जो भी अगर इस तरह से न्यूज़लेटर अगर जारी किया गया है, तो ये जो है कुछ पॉइंट थे जो अच्छा न्यूज़लेटर बनाया जा सकता है, जिसका डिज़ाइन और कंटेंट और वैल्यू को मतलब इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए रीडर्स को ईजी लगे और रीडर्स को इफेक्टिव वे से इसको पढ़ के समझ सकें। तो ये आज हम लोगों ने ये चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा, ये गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस था। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर आएंगे, तब तक आप इसको पढ़ें, समझें। ओके, थैंक यू।